गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एस। आज तारीख है 26 जून 2026 और मैं उपस्थित हूँ इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और बिहार स्पेशल का शानदार 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ। आज के क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट रखे गए हैं। मॉडरेट क्या, जो अभी तक बीपीएससी सिविल सर्विसेज में जो क्वेश्चन आए हैं वहीं से इस क्वेश्चन को उठाया गया है और एनसीईआरटी को बेस माना गया है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन बिहार स्पेशल से है। आज का पहला क्वेश्चन है कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान बिहार के किस सूबेदार ने प्रसिद्ध शाही मस्जिद और पटना के कटरा कुआं परिसर का निर्माण करवाया था, है ना। शाही मस्जिद का निर्माण और कटरा का कुआं परिसर, है ना, कुआं परिसर, ठीक है। कटरा कुआं परिसर पटना में स्थित है। देखिए ऑप्शन ए शाइस्ता खान, बी में है आजम खान, सी में है सैफ खान या डी मुखलिस खान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैफ खान। कौन हो जाएंगे? सैफ खान। देखिए सैफ खान कौन थे? शाहजहां के पत्नी की, है ना, शाहजहां के पत्नी के भाई थे सैफ खान। इन्होंने ही पटना में जो प्रसिद्ध शाही मस्जिद है और पटना के कटरा कुआं है उसका निर्माण सैफ खान ने ही करवाया था। किसने करवाया था? सैफ खान ने। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आज का देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आज का अगला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक क्रमनासा नदी, जिसे पारंपरिक रूप से बिहार में एक अपवित्र नदी माना जाता है, किस विशिष्ट पहाड़ी श्रृंखला से निकलती है? मेरी बातों को केवल आप ध्यान से सुनिए और अपनी स्क्रीन पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। जब भी क्लास कीजिए तब हमेशा क्लास में ही ध्यान रखिए और बाहर की जितनी भी चीजें हैं, टेंशन है, उस सबको दूर रखिए। इससे क्या होगा कि आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए कैमूर रेंज, बी में है राजगीर श्रृंखला, सी में है खड़गपुर पहाड़ी या डी सोमेश्वर पहाड़ी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए। कर्मनासा नदी कहाँ से निकलती है? तो वो कैमूर श्रृंखला से निकलती है। कहाँ से? कैमूर श्रृंखला से निकलती है। और कर्मनासा नदी की टोटल लंबाई लगभग 200 किलोमीटर है। देखिए एग्जैक्ट नहीं है, 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर से थोड़ा सा कम है, 3-4 किलोमीटर कम है, इसलिए हम एग्जैक्ट बताए हैं 200 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 200 किलोमीटर है। कर्मनासा के बारे में और भी फैक्ट है, जैसे कर्मनासा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। बिहार और यूपी का सीमा कौन बनाता है? कर्मनासा नदी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कर्मनासा नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो बक्सर के चौसा में। कहाँ मिलती है? बक्सर के चौसा में यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है। बक्सर के चौसा में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। आज का अगला क्वेश्चन है भागलपुर जिले में 1930 का प्रसिद्ध बीहपुर सत्याग्रह, है ना, ध्यान रखिए, बीहपुर सत्याग्रह मुख्य रूप से किस औपनिवेशिक शिकायतों के विरोध में आयोजित किया गया था? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए है चौकीदारी कर, बी में है भूमि राजस्व, सी में है राष्ट्र ध्वज पर प्रतिबंध या डी कांग्रेस कार्यालय पर पुलिस अत्याचार, है ना, कांग्रेस कार्यालय पर पुलिस अत्याचार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, पुलिस का कांग्रेस कार्यालयों पर पुलिस का अत्याचार। देखिए ये बीहपुर सत्याग्रह क्या था? बीहपुर सत्याग्रह, ये बात है 1 जून 1930 की, है ना, 1 जून 1930 की। मेरी बातों को केवल ध्यान से सुनिए, सब कुछ याद हो जाएगा। 1 जून 1930 को, है ना, ये एक अभी जो वर्तमान में आरएसएस है ना, आरएसएस, इसी के स्वयं सेवकों ने शराब और गांजे की दुकानों के सामने नशाबंदी के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया था, है ना। किसके सामने में? शराब और गांजे की दुकानों के सामने नशाबंदी के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया था। और जब स्वयं सेवक इन दुकानों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तभी ब्रिटिश अधिकारी और पुलिस ने उन पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया था और आश्रम पर कब्जा कर लिया था। आश्रम पर कब्जा कर लिया था। किस आश्रम पर? वो था स्वराज आश्रम। कौन सा आश्रम था? स्वराज आश्रम। ठीक है, तो ये था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस भूवैज्ञानिक मैदानी खंड में विशाल कांवर ताल आर्द्रभूमि बेसिन शामिल है और यह गंडक नदी के प्रमुख पुराने चैनलों को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए क्या सारण मैदान है, बी में है क्या मिथिला मैदान है, सी में है क्या चंपारण मैदान है या डी मगध मैदान है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सारण मैदान। कौन सा मैदान? सारण मैदान। देखिए ये तो इसका आंसर तो हो जाएगा सारण मैदान, लेकिन सबसे पहले बात समझिए कि कांवर ताल लेक कहाँ है? तो वो है बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय में। और यह किस नदी से बना है? तो यह बूढ़ी गंडक से बना है। ठीक है, यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक है, यह गंडक नदी के प्रमुख नहीं बल्कि बूढ़ी गंडक का है। किसका है? बूढ़ी गंडक का। ठीक है, इसके बारे में कुछ मुख्य बिंदु है, जैसे कि
कांवरताल लेक जो है एशिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का गोखुर झील है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा ताजे पानी की गोखुर झील कौन है? कांवरताल। ठीक है, इसे बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। बिहार में अब तक कितने रामसर स्थल है? तो 6, लेकिन पहला कौन था? तो ये था कांवरताल, बेगूसराय। ठीक है, और यह बूढ़ी गंडक नदी, ठीक है, यह बूढ़ी गंडक नदी की जलधाराओं के प्रवाह से बना है। यह बूढ़ी गंडक नदी के जलधाराओं के प्रवाह से बना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सारण मैदान। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1933 का प्रमुख गया षड्यंत्र मामला है ना, गया षड्यंत्र मामला किस कट्टरपंथी समूह की गतिशील गुप्त क्रांतिकारी गतिविधि के इर्द गिर्द केंद्रित था? ऑप्शन सुनिए। ए अनुशीलन समिति, बी में है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, डी में है युगांतर, या डी में है गदर पार्टी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। इसका गठन कब हुआ था? 1928 में। कब हुआ था? 1928 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। ठीक है, आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि HSRA का गठन किसने किया था और कहाँ पे? ठीक है, कौन सा मैदान था वो? इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जब भी मैं अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका आंसर आप निश्चित रूप से ही दीजिए। ठीक है, निश्चित रूप से दीजिए। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के ऐतिहासिक परिदृश्य में मुंगेर में जमींदारों के खिलाफ 1937-38 का बकास्त भूमि आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? है ना, बकास्त भूमि। देखिए ये क्वेश्चन का व्याख्या मैं पहले कर चुका हूँ, हालांकि उस समय भी आपको कहा था कि मैं आपको ये सब याद करवा दूंगा क्वेश्चन को रिपीट कर करके, इसलिए क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। लेकिन देखिए हर टाइम क्वेश्चन का प्रकार अलग होता है, जैसे पहले क्वेश्चन कुछ और था, अभी क्वेश्चन कुछ और है, भले ही टॉपिक वही हो। चलिए तो ऑप्शन सुनिएगा, क्या कार्यानंद शर्मा जी थे, क्या यदुनंदन शर्मा थे, क्या राहुल शंकरत्यान थे, या स्वामी सहजानंद थे? क्या थे? इसका राइट आंसर देखिए मुंगेर के परिप्रेक्ष्य में कह रहा है, तो मुंगेर के परिप्रेक्ष्य में कौन हो जाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्यानंद शर्मा। कार्यानंद शर्मा। देखिए ये जो बकास्त भूमि आंदोलन चलाया क्यों गया था, इसका मुख्य कारण क्या था? देखिए बकास्त भूमि किसे कहा जाता था? बकास्त भूमि वो जमीन थी जो किसान जमींदार से कर्ज लेने के बाद अगर चुका नहीं पाते थे, या फिर जैसे किसान क्या करते थे कि उस समय अगर इनको पैसों की जरूरत होती थी तो ये जमींदारों से कर्ज लेते थे, लेकिन अगर समय पे चुका नहीं पाते थे तो जमींदार क्या करते थे, उस जमीन पे अपना मालिकाना हक रखते थे, है ना, मालिकाना हक रखते थे, जिसके विरोध में यह आंदोलन चला था। और ये बहुत सारा, जैसे बहुत सारी पैतृक संपत्ति जो हुआ करती थी, यानी पूर्वजों की संपत्ति, उसमें भी काफी ये सब गड़बड़ करते थे जो जमींदार होते थे, उन्हीं के खिलाफ ये चला था। मुंगेर में अगर आपसे पूछे कार्यानंद शर्मा जो है यह किस क्षेत्र में चलाए थे, तो यह बड़हिया टाल क्षेत्र। कौन सा है? मुंगेर के बड़हिया टाल क्षेत्र में इस आंदोलन, बड़हिया टाल क्षेत्र। चलिए ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? आज का अगला क्वेश्चन है कि बिहार के पारंपरिक लोक नाट्य रूप विदेशिया। देखिए ये क्वेश्चन भी पहले हो चुका है और ये क्वेश्चन भी रिपीट है आज। अवधारणा और इसे विश्व स्तर पर प्रसिद्ध करने का श्रेय किस सांस्कृतिक प्रणेता को जाता है? देखिए सबसे पहले समझिए विदेशिया, यह किसका नृत्य है? बिहार का। किसका नृत्य है? बिहार का। और इसको अगर विश्व स्तर पर कोई ले गया था तो वो थे भिखारी ठाकुर जी। कौन थे? भिखारी ठाकुर जी। भिखारी ठाकुर जी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है कि इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है ना, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को, भिखारी ठाकुर को। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1936 में भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के महासचिव के रूप में किसे चुने गए थे, है ना, महासचिव के रूप में किसे चुने गए थे? ऑप्शन सुनिएगा, केवी चित्रे, जगजीवन राम, बीके गायकवाड़, या आर भोले। आर भोले। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी, आर भोले। क्या आप इस क्वेश्चन के बारे में पहले से जानते थे? है ना, देखिए यहाँ पर क्या है, इसका स्थापना जो है, इसका स्थापना कौन किए थे? B.R. अम्बेडकर। कब किए थे? अगस्त 1936 में। अगस्त 1936 में इस पार्टी की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि श्रमिकों, किसानों और दलितों के हितों की रक्षा करना और उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान कराना था। आर भोले जो थे यह डॉक्टर अंबेडकर के काफी करीबी सहयोगी थे और इन्होंने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, इस पार्टी का उद्देश्य क्या था कि यह पार्टी 1937 के बॉम्बे विधान परिषद के चुनाव में उतरी और इसने दलितों एवं श्रमजीवी वर्गों के लिए आरक्षित सीटों पर भारी सफलता हासिल की थी। ठीक है, बस इतना ही
इस क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अगर पूछे जाएंगे तो, जितना मैं अभी बोला हूँ, ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है कि सैन फ्रांसिस्को, है ना, सैन फ्रांसिस्को में प्रसिद्ध गदर आंदोलन को भारत के भीतर किस गुप्त स्थानीय परिचालन आधार द्वारा वित्तीय और रणनीतिक रूप से समर्थित किया गया था, यानी समर्थन प्राप्त था भारत के अंदर। किस किस स्थानीय परिचालन, है ना। ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन ए युगांतर आश्रम है, बी में कामागाटा मारू है, उसका अच्छा ये कामागाटू मारू जो है यह क्या है, यह एक जहाज का नाम है, ठीक है, यह एक जहाज का नाम है। उसके बाद क्या है, लाहौर क्रांतिकारी आधार या बर्लिन समिति। बर्लिन समिति नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए युगांतर आश्रम। कौन सा हो जाएगा, युगांतर आश्रम, युगांतर आश्रम। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के किस ऐतिहासिक अधिवेशन में महात्मा गांधी ने घोषणा की थी, अंग्रेज जा सकते हैं लेकिन कांग्रेस बनी रहेगी और अपना संघर्ष जारी रखेगी। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए क्या, बेलगाम सेशन 1924। देखिए ये पहला अधिवेशन था और अंतिम अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी से अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी जी केवल एक बार ही कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, लेकिन भाग 1901 में पहली बार लिए थे। उसके बाद है हरिपुरा अधिवेशन 1938। उसके बाद क्या है, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 या वर्धा बैठक 1942। वर्धा कहाँ पड़ता है, वर्धा पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। और इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्धा बैठक 1942। वर्धा बैठक 1942 में गांधी जी ने यह घोषणा की थी कि अंग्रेज जा सकते हैं लेकिन कांग्रेस बनी रहेगी और अपना संघर्ष जारी रखेगी। आपसे आज का दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। यह कथन किसका है कि आजादी के बाद कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए, है ना, कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए। यह कथन किनका है, यह कथन किनका है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1905 में लंदन में स्थापित जुझारू इंडियन होम रूल सोसाइटी, है ना, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी ने की थी। ऑप्शन सुनिए। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन ये पहले जब क्वेश्चन आया था तब क्वेश्चन इस तरह का नहीं, थोड़ा सा दूसरे टाइप का था। देखिए ऑप्शन सुनिए, श्यामजी कृष्ण वर्मा, भीखाजी कामा, उसके बाद वीडी सावरकर या लाला हरदयाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगर आपसे पूछेगा कि इसकी स्थापना कब होती है तो वो होता है 18 फरवरी 1905 को, ठीक है, 18 फरवरी 1905 को, ठीक है, 18 फरवरी 1905 की स्थापना होती है। उद्देश्य क्या था, भारत में स्वशासन की मांग को बढ़ाना। उद्देश्य क्या था इसका, भारत में स्वशासन की मांग को बढ़ाना, ठीक है। और ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारतीय छात्रों को जो लंदन में रह रहे थे उनके लिए इंडिया हाउस का भी व्यवस्था करवाया था। देखिए बेसिकली इंडिया हाउस का जो व्यवस्था था यह छात्रावास था। क्या था, छात्रावास था, ठीक है। और चलिए तो ये था इसका व्याख्या, ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, 18 फरवरी 1905। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी, बिल्कुल की गई थी। स्वामी सहजानंद के साथ इसके औपचारिक महासचिव के रूप में किसे चुना गया था। महासचिव या सचिव कहिए, ठीक है। अध्यक्ष तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जी स्वयं थे, लेकिन सचिव पूछ रहे हैं तो सचिव देखिए ऑप्शन ए क्या, एनजी रंगा जी थे, है ना। उसके बाद क्या, ईएमएस नबुंदरीपाद या फिर इंदुलाल याग्निक या राम मनोहर लोहिया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनजी रंगा। कौन थे, एनजी रंगा। संस्थापक कौन थे इसके, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और यह स्थापना कब हुआ था, 11 अप्रैल को। क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस तिथि को हुआ था, तो यह हुआ था 11 अप्रैल 1936 को। देखिए जब भी पेपर को कठिन बनाने का एग्जामिनर अगर सोचता है ना तो वो तिथि का ज्यादा इस्तेमाल करता है ना, तिथि ज्यादा पूछने लगता है और उन क्वेश्चनों पर ध्यान केंद्रित करता है जो पिछले 4 या 5 वर्षों में नहीं पूछा गया हो, है ना, या फिर नए कॉन्सेप्ट लेकर आने का मतलब भी सेम चीज ही होता है, ठीक है। या नहीं तो क्वेश्चन को हार्ड आपको कूट वाले सेशन से बनाता है। देखिए कूट वाले सेशन में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है कि आपको पढ़ने में ही ज्यादा समय लग जाता है। चूंकि कूट वाला क्वेश्चन है ना वो शॉर्ट ही होता है, लेकिन बस आपको 2-3 उसका आंसर आपको पता होना चाहिए, आप आंसर सही से लगा लेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनजी रंगा, ठीक है। चलिए अच्छा, लखनऊ ये जो है अखिल भारतीय किसान सभा का उद्देश्य क्या था, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, है ना। क्या आप जानते थे कि अखिल भारतीय किसान सभा का उद्देश्य क्या था, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, है ना। ये एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है, 1923 के संरचनात्मक आयोग जिसे ली आयोग, है ना, सीधी सी बात समझिए, ये जो लॉन्ग इतना है ना इसका कुछ नहीं काम है। ली आयोग के बारे में पूछ रहा है कि यह किस क्षेत्र के जांच के लिए बना था, के नाम से जाना जाता है, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा किस क्षेत्र की जांच के लिए नियुक्त किया गया था, ठीक है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में उच्च नागरिक सेवाएं, बी में है मुद्रा वित्त, सी में है पुलिस सुधार, डी वैश्विक विश्वविद्यालय शिक्षा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, सुपीरियर सिविल सर्विस,
है ना, सुपीरियर सिविल सर्विसेज, उच्च नागरिक। देखिए इसमें क्या था कि इसकी इसकी जो ली आयोग की सिफारिश थी, इसकी मुख्य सिफारिश थी 50-50% का फॉर्मूला, है ना, 50% का फॉर्मूला। आयोग ने सिफारिश की थी कि भारतीय सिविल सेवा, है ना, आईसीएस में जो आने वाली भर्ती है उसमें 50% पद भारतीय के लिए और 50% पद किसके लिए, ब्रिटिश सरकार के लिए, 50% पद ब्रिटिश सरकार के लिए, ठीक है। तो ये था ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा, एक 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 ऑप्शन ए, उच्च नागरिक सेवाएं। देखिए इससे मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि भारत में लोक सेवा आयोग, है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई थी, है ना, इसका राइट आंसर बताइए। इसका जो स्थापना किया गया था वो कब किया गया था, देखिए, है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी, जो अभी यूपीएससी के नाम से प्रसिद्ध है ना, यूपीएससी के नाम से प्रसिद्ध है। इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 1 अक्टूबर 1926 को, 1 अक्टूबर 1926 को भारत के पहले लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, यूपीएससी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, या यूपीएससी के नाम से जाना जाता है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन, अभी वीडियो कट हो गई थी, पता नहीं आपको शायद गई होगी या नहीं, मैं फिर से इसको बनाने का प्रयास और समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 1945 में लाल किले में ऐतिहासिक आईएनए मुकदमा के दौरान निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक कानूनी रक्षा विशेषज्ञ थे। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए में है भूला भाई देसाई, बी में है तेज बहादुर सप्रू, सी में है कैलाश नाथ काटजू, या डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मुख्य कानूनी रक्षा विशेषज्ञ पूछ रहा है ना, कानूनी रक्षा विशेषज्ञ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। हालांकि इसमें इसमें ये सभी थे, भूला भाई देसाई भी थे, तेज बहादुर सप्रू भी थे, कैलाश नाथ काटजू भी थे, उपरोक्त सभी तो यहाँ नहीं हो जाएगा, ये दोनों थे। और इनके साथ और भी कुछ लोग थे, जैसे आसफ अली जी है ना, जैसे अरुणा आसफ अली है ना, अरुणा आसफ अली, ये पहले भी आ चुका है ना क्वेश्चन, अरुणा आसफ अली है, फिर जवाहरलाल नेहरू है ना, जवाहरलाल नेहरू। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में एक चीज समझिएगा, जवाहरलाल नेहरू काफी समय के बाद, काफी लंबे समय के बाद बैरिस्टर की पोशाक पहनी थी, यानी कि वकालत करने गए थे। आईएनए के जो इसमें जो अरेस्ट हुए थे अधिकारी, उनके लिए, ठीक है। और देखिए इसमें जो अधिकारी किसको गिरफ्तार किया गया था, तो इसमें जो गिरफ्तार किया गया था उसमें सबसे पहला नाम आता है प्रेम कुमार सहगल का, किसका, प्रेम कुमार सहगल का, ठीक है। दूसरा नाम आता है गुरबख्श सिंह ढिल्लो, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, ठीक है, गुरबख्श सिंह ढिल्लो। और तीसरा जो नाम आता है शाहनवाज खान, किसका, शाहनवाज खान का। देखिए यहाँ से एक चीज समझिएगा, प्रेम सहगल क्या थे, ये हिंदू थे, है ना, ढिल्लो क्या थे, ये सिख थे, और ये खान तो मुस्लिम थे ही, तो ये तीनों थे इसमें, है ना, ये तीनों थे। और इस समय क्या था कि इनको जब बंदी बना लिया गया तो ये जो थे वकीलों का पैनल, ये क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं आपको, है ना, ये लेकिन क्वेश्चन का प्रकार अलग था। ये लोग क्या करते हैं कि वकालत हार जाते हैं, ये लोग वकालत हार जाते हैं, और इनको क्या होता है, इन तीनों को क्या किया जाता है, उम्र कैद की सजा हो जाती है ना, उम्र कैद की सजा हो जाती है। लेकिन जिसके बाद क्या होता है, उम्र कैद होने के बाद क्या होता है, भारतीय जनमानस में क्या होता है, असंतोष की भावना जग जाती है, और इस समय तक देश में आक्रोश फैल जाता है, जिसके बाद लॉर्ड वेवेल घोषणा करते हैं कि मैं भारतीय जनता के भावनाओं का सम्मान करता हूँ, भारतीय जनता के भावनाओं को सम्मान करता हूँ, जिसके बाद इनको रिहा कर मतलब सजा माफ कर दी जाती है ना। क्यों, क्योंकि देश में भड़कती हुई क्रांति की आग ब्रिटिश भारतीय सेना व नौसेना के भीतर बढ़ते असंतोष को देखकर ब्रिटिश हुकूमत पर पूरी तरह डर गई थी, पूरी तरह क्या हुआ था, डर गया था, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या है, आज का अगला क्वेश्चन है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का कानूनी आवंटन संविधान की किस अनुसूची में सख्ती से विस्तृत है, सख्ती से विस्तृत है, बताइएगा। क्या ऑप्शन, तीसरी अनुसूची में, क्या चौथी अनुसूची में, क्या पांचवी अनुसूची, या सातवीं अनुसूची, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तीसरी अनुसूची क्या है, तो शपथ, है ना, क्या है, शपथ, शपथ और प्रतिज्ञान। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में क्या है, तो पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, है ना, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। और किसका किसका, असम का, मेघालय का, है ना, असम का, मेघालय का, त्रिपुरा का और मिजोरम का। इसको आप याद रख सकते हैं कैसे, एटीएम, एटीएम एम कर दीजिएगा, है ना, जैसे कोई बैंक होता है ना, तो एटीएम एम, एटीएम एम, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं एटीएम एम या एटीएम एम कर दीजिएगा। ये हो गया पांचवी अनुसूची। और सातवीं अनुसूची में क्या है, सातवीं अनुसूची में है केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का
विभाजन, शक्तियों का विभाजन। जैसे कितने सूची बने हैं, सबसे पहले आता है संघ सूची। क्या है? संघ सूची, ठीक है, संघ सूची, संघ सूची, संघ सूची, ठीक है। उसके बाद क्या है दूसरा? राज्य सूची। दूसरा में क्या है? राज्य सूची, ठीक है। और तीसरा क्या है? समवर्ती सूची। तीसरा क्या है? समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची। संघ सूची का मतलब क्या होता है? जिसपे केवल केंद्र सरकार मतलब संसद कानून बना सकती है। जैसे जैसे हो गया रक्षा हो गया है ना, जैसे रक्षा हो गया, जैसे रेलवे हो गया है ना, रेल हो गया, जैसे बैंक हो गया, ये सब। उसके बाद आता है राज्य सूची। राज्य सूची के क्या विषय होने चाहिए? जैसे पुलिस हो गया है ना, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, जैसे हेल्थ हो गया, ये सभी, ठीक है। समवर्ती सूची, देखिए समवर्ती सूची में क्या आता है? जैसे शिक्षा आ गया, शिक्षा किसका विषय होता है? समवर्ती सूची का। अच्छा, एजुकेशन, एजुकेशन मतलब समवर्ती सूची हो गया। उसके बाद वन है ना, उसके बाद विवाह, विवाह भी किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति, अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मान्य किसका होगा? वो होगा केंद्र का, ठीक है। किसका मान्य होता है? केंद्र का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। स्वामी सहजानंद के साथ इसके औपचारिक महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? औपचारिक महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? देखिए महासचिव की बात कर रहा है, तो ऑप्शन में क्या एनजी रंगा हो जाएगा, क्या ईएमएस नमुंद्रीपाद हो जाएंगे, क्या इंदुलाल याग्निक, या राम मनोहर लोहिया? राम मनोहर लोहिया याद आ रहा है, गुप्त रेडियो। उसके बाद क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनजी रंगा। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? एनजी रंगा हो जाएंगे, एनजी रंगा हो जाएंगे। अच्छा, किसान सभा का, इस अखिल भारतीय किसान सभा का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश या रीट जारी करने की भारत में सर्वोच्च न्यायालय की गतिशील शक्ति का उद्देश्य किस मुख्य परिणाम को प्राप्त करता है ना? किस मुख्य परिणाम को प्राप्त करता है? ऑप्शन सुनिए। ए में है किसी भी मामले में पूर्ण न्याय, बी में है न्यायिक अति पहुंच नियंत्रण, सी में राष्ट्रपति का सलाहकार राय, या डी निचली अदालतों से मामलों का स्थानांतरण। नहीं, ये नहीं होगा। राष्ट्रपति का सलाहकार या राय, नहीं ये भी नहीं होगा। न्यायिक अति पहुंच पर नियंत्रण, ये भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी भी मामले में पूर्ण न्याय, किसी भी मामले में पूर्ण न्याय। देखिए सर्वोच्च न्यायालय की गतिशील शक्ति का उद्देश्य किसी मुख्य परिणाम को प्राप्त करना, इसका क्या मतलब होता है? इस क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले क्या आता है कि प्रक्रियात्मक जटिलताओं से ऊपर उठना। जैसे यदि मान लेते हैं कि यदि कानून के सख्त नियम या तकनीक प्रक्रियाओं के कारण किसी मामले में, ठीक है, किसी भी मामले में वास्तविक न्याय नहीं हो पा रहा है, वास्तविक न्याय नहीं हो पा रहा है, तो न्यायालय इन तकनीकी बाधाओं को दरकिनार कर सकता है। मतलब कि अगर कोई वास्तविक न्याय नहीं हो रहा है तो इन चीजों को क्या कर सकता है? न्यायालय दरकिनार कर सकता है। इसका मतलब मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य क्या है? प्रक्रियात्मक न्याय के बजाय मूल न्याय या वास्तविक न्याय को प्राथमिकता देना, मूल न्याय या वास्तविक न्याय को प्राथमिकता देना, मूल न्याय या वास्तविक न्याय को प्राथमिकता देना। जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए, अभी हाल ही में अयोध्या राम जन्मभूमि का फैसला आया था ना, अयोध्या में राम जन्मभूमि का फैसला आया था 2019 में। कब आया था ये? 2019 में। ये केस बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन ये फैसला 2019 में आया था, जिसमें इसमें क्या किया जाता है कि जैसे राम मंदिर के पक्ष में फैसला आ जाता है, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष का जो लोग होते हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी जो होते हैं, वो जो अपनी मांग रख रहे होते हैं पहले से, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, उनको 5 एकड़ जमीन, कितने एकड़? 5 एकड़ जमीन एवज में दी जाती है, एवज में दी गई थी, है ना। एवज में क्या किया गया था? दिया गया था। यही होता है कि पूर्ण न्याय की बात करता है न्यायालय। किसकी बात करता है? पूर्ण न्याय की बात करता है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आज के क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट है, पर विश्वास कीजिए क्लास को प्रतिदिन कीजिए, आपको मैं सभी वो क्वेश्चन दिखाऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि कोई कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके बना दिए हैं, ये सभी क्वेश्चन जो है सो कहीं ना कहीं से एग्जाम में ही आया है, और मैं एनसीईआरटी को आधार मान करके इस क्वेश्चन को करवाता हूँ आपके समक्ष। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? किसी संविधान संशोधन अधिनियम ने, माफ कीजिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित करने की संसद की शक्ति को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित कर दिया था? संसद की शक्ति को प्रतिबंधित कर दिया था किस अनुच्छेद के बारे में, मामले में? 20 और 21 के मामले में। किस संविधान संशोधन में? क्या 42वां संविधान संशोधन था, क्या 44वां संविधान संशोधन था, 38वां संविधान संशोधन, या 52वां संविधान संशोधन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा
अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को, यानी कि अनुच्छेद 20 क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, और अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और यह करने के पीछे कारण क्या था, दुरुपयोग पर रोक, है ना। जैसे 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान क्या हुआ था, नागरिक के अधिकार का हनन ही तो हुआ था, शक्तियों का दुरुपयोग तो हुआ था। उसे रोकने के लिए तत्कालीन जनता दल पार्टी की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन कर इसको समाप्त कर दिया कि अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी सूरत में निलंबित नहीं की जाएगी, है ना। इस संशोधन के बाद आपातकाल के दौरान भी कोई भी नागरिक अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उम्मीद करते हैं अब तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, विशेषीकृत अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 संविधान के किस विशिष्ट अनुच्छेद के तहत अधिनियमित किया गया है। वीवीआई क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, ये टीआरई के एग्जाम में 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th या फिर 11th 12th किसी न किसी एग्जाम में ये निश्चित रूप से आएगा, है ना, निश्चित रूप से आएगा। चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन ए है, क्या आर्टिकल 262 है, क्या आर्टिकल 263 है, क्या आर्टिकल 280 है, या आर्टिकल 300 है। आर्टिकल 300 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आर्टिकल 262। आर्टिकल 262 इसके तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच अंतरराज्यीय नदी या अंतरराज्यीय नदी जल विवाद का उपयोग, वितरण और नियंत्रण से जुड़े विवाद का निपटारा का प्रावधान स्वयं कर सकती है। कौन? संसद, ठीक है। ये तो बात सही हो गया कि अंतरराज्यीय जल विवाद किसमें, आर्टिकल 262 में। यहाँ एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल और है, वो है आर्टिकल 262 का 2। आर्टिकल 262 का 2, ठीक है। यह क्या है, इस अनुच्छेद के सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि संसद कानून बनाकर ऐसे विवादों में सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी अन्य न्यायालय, जैसे उच्च न्यायालय हो गया, है ना, जिला न्यायालय हो गया, इसके क्षेत्राधिकार को प्रतिबंधित कर दी है ना, प्रतिबंधित कर सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं क्या, एक क्वेश्चन बताइएगा, कोई एक नदी जल विवाद जो है 2 राज्यों के बीच, उसका अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो उसका आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन सी नदी जल विवाद 2 राज्यों के बीच में है भारत में, ठीक है, किसमें, भारत में। अगर एक से अधिक आप जानते हैं तो एक से अधिक बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या है, आज का अगला क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन भाई साहब, सिविल्स एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, बहुत हेवी क्वेश्चन होते हैं। अगर वो क्वेश्चन आपको अनदर एग्जाम में दिखे ना दिखे, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं। जैसे आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत में प्रगतिशील सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन सुनिए, कैबिनेट सचिव, बी में प्रधानमंत्री, सी में केंद्रीय गृह सचिव, या डी यूपीएससी के अध्यक्ष। देखिए, सिविल सेवा बोर्ड जैसे ही देखते हैं लोग सीधा डी आंसर मार देते हैं, लेकिन ये गलत है ना, ये आंसर नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए कैबिनेट सचिव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैबिनेट सचिव, ठीक है। कैबिनेट सचिव इस बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं ना, कैबिनेट सचिव इस बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, और क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव और भारत सरकार के एक अन्य वरिष्ठ सचिव सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। देखिए, अगर आपको एक चीज इसके बारे में, एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में देने वाला था, बट मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया। देखिए, कैबिनेट सचिव अगर आपको बनना है ना, तो आपको यूपीएससी 20 से 25 साल के एज में पार करना होगा, है ना, 20 से 25 साल के एज में पास करना होगा। क्यों? देखिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कैबिनेट सचिव अगर आपको कैबिनेट सचिव बनना है तो यूपीएससी 20 से 25 साल में ही आपको पास करना होगा, है ना, 20 से 25 के एज में। देखिए, इसके पीछे का कारण है कि ये जो कैबिनेट सचिव बनने के लिए जो क्राइटेरिया बांधा गया है ना, वो है 35 वर्ष प्लस का अनुभव, है ना, सिविल सेवा में। किसमें? सिविल सेवा में। और ये तभी संभव है जब आप 20 से लेकर 25 के बीच में आईएएस बन जाते हैं। 20 से लेकर के 25 वर्ष में आप आईएएस बन जाते हैं। अच्छा, आज का एक क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि अभी वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है ना, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है, वो है टीवी सोमनाथन। कौन है? टीवी सोमनाथन, टीवी सोमनाथन, ठीक है। इनका कार्यकाल कब से प्रारंभ हुआ था? 2024 से। और ये जो है टीवी सोमनाथन, ये 1987 कैडर के है ना, तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के है ना, तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के है, ठीक है। तो ये था आज का 30 इंपॉर्टेंट सीरीज वाली में, केवल आज 20 क्वेश्चन ही करवाए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट हो गया था। देखिए, चलिए चलते हैं रिवीजन वाली सीरीज में। अच्छा, इसमें से आप लोगों को तो कितना याद भी हो गया होगा,
अगर याद हो गया हुआ है तो बताइएगा, मैं इसको हटा करके कोई और समाचार पत्र जो इंपॉर्टेंट है मैं वो लाने का प्रयास करूंगा। देखिए फिर भी देखते हैं आज बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, कब 1780, कहां से, कलकत्ता है। संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय 1821, कलकत्ता से। मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन राय 1822, कलकत्ता से। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष 1868। द हिंदू, जी सुब्रमण्यम अय्यर 1868, मद्रास। केसरी और मराठा ये दोनों 1881 में ही प्रकाशित हुआ था और ये दोनों बाल गंगाधर तिलक के हैं। यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन ये तीनों महात्मा गांधी जी के हैं, लेकिन फर्क कितना है, यंग इंडिया 1919 अहमदाबाद में, नवजीवन भी 1919 अहमदाबाद में, लेकिन हरिजन जो पत्रिका है यह 1933 में पुणे से प्रकाशित हुआ था। चलिए आज फिर से देखते हैं 11 प्रताप, प्रताप किसका है, गणेश शंकर विद्यार्थी का, 1913 में प्रकाशित हुआ था कानपुर से। अभ्युदय, मदन मोहन मालवीय 1907 प्रयागराज से। लीडर, मदन मोहन मालवीय 1909 प्रयागराज से। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 लंदन से। वंदे मातरम, बिपिन चंद्र पॉल 1906। युगांतर, वारिंद्र घोष 1906 कलकत्ता से। कर्मयोगी, सुंदरलाल 1909। आज का आपका चौथा या पांचवा क्वेश्चन है, कर्मवीर किसे कहा जाता है बताइएगा। तलवार, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय 1909 है ना, पेड़ी से। गदर, लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को से 1913 में। फ्री हिंदुस्तान 1908 कलकत्ता से। फ्री हिंदुस्तान 1908 कलकत्ता से, ठीक है। तो ये था आज का आपका। अच्छा यहाँ तलवार जो है ना, यहाँ पे एक और आता है द तलवार, वो शायद मैडम भीखाजी कामा की थी, देख लीजिएगा आप लोग। एक और तलवार द तलवार नाम से आता है, वो मैडम भीखाजी कामा की थी शायद, है ना। तो ये था आज का आपका सेशन। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा, और अगर कुछ सुधार करने की आवश्यकता हो तो वो भी बताइएगा, क्या चेंजेस करने की आवश्यकता है ना, किस संबंध में आपको क्वेश्चन चाहिए वो भी बता दीजिएगा। अगर चाहिए तो, और सब कुछ चाहिए तो ठीक है, कोई बात नहीं है। और अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें काफी मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।